आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर नंबर 1 की चौथी क्लास है। क्लियर एकदम दोस्त मेरे, एकदम इस थ्योरी को एकदम खूब मन से पढ़ना है, एकदम खूब मन से पढ़ना है कि इसका जितना भी बड़ा से बड़ा डेरिवेशन है हमको एकदम आसान लगने लगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, आपको सबसे पहले समझना होगा वेक्टर के बारे में। ठीक है, कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सदिश। ठीक, पहले आप दोस्त मेरे सदिश के बारे में जानिए, फिर आप कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझ में आएगा। ठीक है, इसी सदिश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। ठीक है, हमेशा दोस्त मेरे याद रखना, किसी भी राशि को यदि हमें दिशा में बतानी है तो उसके ऊपर हम वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। यदि कोई राशि का दिशा और परिणाम बताना है तो उसके ऊपर हम वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। कहने का मतलब है दोस्त मेरे, ये जो आगे की टोपी दिख रही है माथा, इस माथा, ये जो माथा आपको आगे का दिख रहा है, ये हमको परिणाम, ये हमको दिशा बताती है। ये हमको क्या बताती है? दिशा बताती है। और ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है दोस्त मेरे ये हमको परिणाम बताती है। ठीक है, क्या बताती है दोस्त मेरे? ये दिशा बताती है, ये परिणाम बताती है, और दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सदिश। यानी सदिश बराबर दोस्त मेरे होता है, सदिश बराबर हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, परिणाम गुणे दिशा, परिणाम गुणे दिशा। ठीक है, क्लियर, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अभी मैं इस टॉपिक को नहीं चालू कर रहा हूं कि कूलाम के नियम का निरूपण कैसे करें, एकदम अभी बेसिक से बता रहा हूं। पहले सदिश के बारे में जानिए, थोड़ा सा कंसेप्ट सदिश के बारे में जानिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्त मेरे, याद रखिए, यदि यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में यदि थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, और यदि हमको सदिश का अदिश गुणनफल यदि करना है, सदिश का यदि अदिश गुणनफल करना है तो इसके लिए हमको लिखना होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको कहते हैं सदिश का अदिश गुणनफल, इसको हम लोग कहते हैं सदिश का अदिश गुणनफल। इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। और दोस्त मेरे, यदि 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 आपको यही फिगर दिया हो, यदि आपसे बोल दिया कि सदिश का सदिश गुणनफल कीजिए, सदिश का सदिश गुणनफल कीजिए, तो वहाँ पे होता है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी वेक्टर का मान होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, एक बार देख लेता हूं कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर एकदम दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, यदि आपको ऐसा फिगर दिया हो और बीच में थीटा कोण दिया हो, और यदि आपसे पूछा कि सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा तो ए बी कॉस थीटा, और सदिश का सदिश गुणनफल क्या होगा तो ए बी साइन थीटा, और सदिश का सदिश गुणनफल को क्रॉस में लिखते हैं, सदिश के अदिश को हम लोग डॉट में लिखते हैं। ये वेक्टर का सबसे मूल कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़नी है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हमने देखा था कि दो आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगता है, दो आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगता है, इसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हमें ये बताता है कि कूलाम की दिशा कैसी है, कूलाम के नियम का परिणाम कैसा है। क्योंकि कूलाम के नियम में जो सूत्र होता है दोस्त मेरे, वो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे हाँ भैया ऐसा होता है। और F हमारा क्या है? एक बल है, और बल एक कौन सी राशि है दोस्त मेरे? सदिश राशि है। बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो कूलाम का नियम भी कौन सी राशि में होनी चाहिए? सदिश राशि में होना चाहिए। और इसी चीज का हम निरूपण करेंगे। क्लियर, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, कि जो कमजोर छात्र होंगे और जो उस लेवल के तैयार किए गए छात्र होंगे, दोनों में एकदम डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और एकदम बेसिक तरीके से आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं भैया कि अक्ष टोटल कितने होते हैं, तो भैया सारे लोग बोल देना 3 प्रकार के अक्ष होते हैं। ठीक है, किसी भी निकाय में कितने अक्ष होते हैं? टोटल 3 अक्ष होते हैं। एक अक्ष हमारा होता है एक्स अक्ष, क्लियर एकदम। दूसरा अक्ष हमारा होता है वाई अक्ष, ठीक। तीसरा अक्ष को हम लोग कहते हैं जेड अक्ष, ठीक है।
इस मूल बिंदु का मान कितना होता है? सब लोग जानते हैं भैया 0,0,0 होता है जब 3 निकाय दिए होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ठीक है, एकदम आसान है दोस्त मेरे। यदि मैं यहाँ पे एक आवेश ले लेता हूँ Q1, यहाँ पे एक आवेश ले लेता हूँ Q2, ठीक है, ये दोनों आवेश एकदम स्थिर है। स्थिर है का मतलब ये चल नहीं रहे बल्कि एकदम स्थिर आवेश है Q1, Q2। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में एकदम जो जो चीजें हम यहाँ पे की हैं वही चीज हम लिखेंगे भैया। माना 2 आवेश है, माना 2 स्थिर आवेश। कौन कौन से हमारे स्थिर आवेश हैं? एक हमारे पास Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, तो लिखेंगे Q1 व Q2 है, Q1 और Q2 है। माना 2 स्थिर आवेश Q1 और Q2 है। इस Q1 को हम मूल बिंदु से मिला दिए, इस Q2 को भी हम मूल बिंदु से मिला दिए। Q1 की जो दिशा बता रहा है वो R1 वेक्टर बता रहा है, दिशा और परिणाम। Q2 की जो दिशा और परिणाम है वो R2 वेक्टर बता रहा है। क्लियर एकदम दोस्त मेरे? इस Q1 की दिशा और परिणाम R1 वेक्टर बता रहा है, इस Q2 की दिशा और परिणाम R2 वेक्टर बता रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 स्थिर आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, जिनकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है, जिनकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। अच्छा भैया आप लोग को पता है ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्त मेरे। R1 वेक्टर क्या है? बोलोगे भैया आवेश Q1 की स्थिति सदिश है, मतलब ये आवेश Q1 की स्थिति सदिश है, मतलब Q1 की दिशा और परिणाम बताने वाला कौन हमारा है? R1 वेक्टर है। क्लियर एकदम? अच्छा मैं आपसे पूछूं ये R2 वेक्टर क्या है? तो सब लोग बोल देना भैया R2 आवेश Q2 की दिशा और परिणाम बता रहा है, ठीक है, आवेश Q2 की स्थिति सदिश, आवेश Q2 की स्थिति सदिश। जाके मोटर बंद करा। R1 आवेश Q1 की स्थिति सदिश है, R2 आवेश Q2 की स्थिति सदिश है। क्लियर एकदम? बोलोगे भैया इतना हमको आपको समझ में आ गया जो चीज आप बताएं। अगला नंबर पे जो आपको समझना है जो सबसे आसान है, हाँ दोस्त मेरे, जो इसका PDF है ना, कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह इसका लिंक मैं डाल दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे हाथ से लिखा हुआ PDF है आपको मिल जाएगा। ठीक, क्लियर एकदम? खूब मन से लिखना उसको, एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया, सेम चीज जैसे लिखा गया वैसे एग्जाम में लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस Q1 पर कौन सी स्थिति सदिश है, इस Q1 की स्थिति सदिश क्या है Q2 के सापेक्ष, तो बोल दोगे भैया ये Q1 की स्थिति सदिश होगी R12। ठीक है, R12 का मतलब हो गया कि Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, इस Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। क्लियर? यदि मैं आपसे पूछ दूं दोस्त मेरे कि R12 का मतलब क्या होगा, तो लिखोगे भैया आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, यानी Q1 की दिशा और परिणाम कौन बता रहा है? Q2 बता रहा है। आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। ठीक है, क्लियर एकदम? और यदि मैं पूछूं कि Q2 की स्थिति सदिश क्या होगी Q1 के सापेक्ष, तो बोल दोगे भैया यहां पे हो जाएगा R21। R21 का मतलब होगा कि Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। क्लियर एकदम? सेम इसका दूसरा रूप बताएगा भैया आवेश Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। क्लियर एकदम? इसका मतलब दोस्त मेरी एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं कि R12 क्या है। R12 हमको ये दर्शा रहा है
कि Q1 का स्थिति सदिश यानी Q1 का दिशा और परिणाम Q2 के सापेक्ष कितना है, और R21 हमको ये दर्शा रहा है कि Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष दिशा और परिणाम कितना है। क्लियर एकदम। और ये जो कैप जैसे टोपी लगा हुआ है ये हमको दिशा दिखाता है एकांक सदिश। कैप हमको क्या दिखाता है, बोल दो भैया क्या दिखाता है, एकांक सदिश। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि एक्स अक्ष पे कौन से एकांक सदिश होते हैं, तो बोलोगे भैया आई कैप होता है एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे कौन सा एकांक सदिश होता है भैया, वो होता है जे कैप होता है। और कि जेड अक्ष पे कौन सा एकांक सदिश होता है दोस्त मेरे, वो होता है के कैप। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं आप लोग से कह दूं इसको एक लोग तरफ कर देना, अगर मैं आप लोग से पूछ दूं भैया कि इसकी एकांक सदिश क्या है, मतलब एकांक में इसका परिणाम और दिशा क्या है, तो बोल दोगे भैया इसका एकांक सदिश R12 का हो जाएगा। R12 का एकांक सदिश को हम कहेंगे R12 की दिशा में, R12 की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, हम लोग के जब सर पढ़ाते थे ना तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था कि ये एकांक सदिश क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहे हैं उसे कहेंगे एकांक किलोमीटर। तो उसी तरह 1 घंटा में कितना आवेश का मान और परिणाम है और किस दिशा में चला है उसी को हम लोग कहेंगे एकांक सदिश। ठीक है, तो एकांक मतलब एक और उसमें सदिश दिया मतलब एक में कितना परिणाम और दिशा है, इसी को ज्ञात करना ही एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है दोस्त मेरे R12 की दिशा में एकांक सदिश कितना है, तो भैया बोल देंगे R12 कैप, जिसका मतलब होगा R12 की दिशा में एकांक सदिश। ये एकांक सदिश क्या हमको दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो R12 की दिशा में परिणाम हमारा होगा F12। भैया R12 की दिशा में परिणाम हमारा कौन सा लग रहा है, इस ये दोनों आवेश यदि धन आवेश होंगे तो ये इस पे कोई ना कोई बल लगाएगा जिसे प्रतिकर्षण बल कहेंगे, और ये आवेश इस पर कोई ना कोई बल लगाएगा जिसे भी हम प्रतिकर्षण बल करेंगे। तो ये आवेश इस पर इस दिशा में लगाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे F12 और इसलिए हो जाएगा F12। और कूलाम बल में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कौन सी दिशा में लग रहा है, R12 की दिशा में लग रहा, कौन सी दिशा में लग रहा है दोस्तों मेरे R12 की दिशा में लग रहा है। क्लियर एकदम। तो ये हमारा कूलाम के नियम के सदिश निरूपण का एक तरफ का मान निकल गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्त मेरे कि इस दिशा में क्या होगा परिणाम और दिशा, तो भैया बोल दो कि इस दिशा में होगा R21 कैप। और R21 कैप का मतलब होगा कि R21 दिशा में एकांक सदिश, एकांक मतलब एक में कितना दिशा और परिणाम है, एकांक सदिश। क्लियर एकदम। तो R21 में जो बल लगेगा परिणाम होगा हमारा F21 होगा। क्या होगा दोस्तों मेरे, F21। और F21 का मतलब होगा कूलाम के बल के अनुसार Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे R21 कैप हो जाएगा। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। यहाँ पे R12 का जो मान आया है वो ये आया है, और यहाँ पे R21 का जो मान आया है वो A आया है। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है। इसका मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में दोस्त मेरे, विपरीत दिशा में है। ये दिशा इसकी इधर है, ये इसकी दिशा इधर है। कहने का मतलब दोस्त मेरे ये ऐसे है, इधर R12 लग रहा है, इधर R21 लग रहा है, मतलब इसके ये विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ हूँ, अगर मैं इधर चल दिया तो बोलोगे भैया 2 कदम आप इधर चले हैं, 2 कदम पीछे चल गया, मतलब 2 कदम माइनस की ओर चले। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एकांक सदिश। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे दोस्त मेरे एकांक सदिश R1। ठीक है, एकांक सदिश R12 कैप व R21 कैप। ठीक है, समान परिणाम है। ठीक है, परंतु
विपरीत दिशा में है, परंतु विपरीत दिशा में है। क्लियर एकदम? ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, एक बार फिर से इसको समझो, यहीं पे आपका पूरा मेन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब विपरीत दिशा में है तो हम कह सकते हैं कि R12 कैप जो बराबर होगा माइनस के R21 कैप के होगा, यानी ये दूसरे आपस में क्या है, विपरीत है। और R12 पे जो परिणाम लग रहा था वो F12 है, F12 बराबर F2 ये भी माइनस ये भी माइनस में लग जाएगा दोस्त मेरे। और वो बल हमारा कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, इसलिए बल के ऊपर हम वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों आवेश पर लगने वाला जो बल है, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, परंतु विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है। ये तो वही बात हुई कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात हुई कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में होता है कि चोट लगना, यानी कहने का मतलब है कि यदि नाव से हम चल रहे हैं तो नाव पीछे चली जाती है, रॉकेट उड़ती है तो पीछे धक्का देती है, गोली चलती है तब हमको चोट लगती है। तो ये सब न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमको पता चलता है। तो दोस्त मेरे इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, खूब मन से इसको एक बार और समझिएगा, ताकि ये कभी भी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आपसे न भूले। हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और वेक्टर में जो ये माथा है, ये माथा दिशा को दर्शाती है, ये वाला भाग लंबाई को दर्शाती है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है दोस्त मेरे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है, लेकिन सदिश निरूपण इसका क्या है, हमको वेक्टर फॉर्म में इसको लाना है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलाम बल भी सदिश राशि में होना चाहिए। इसलिए कूलाम का नियम का सदिश निरूपण हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हमने दो आवेश को ले लिया, एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश है। इसकी दिशा को दर्शाता है हमारा R1, जिसे कहेंगे आवेश Q1 की स्थिति सदिश। Q2 की जो दिशा और परिणाम बता रहा है वो R2 वेक्टर है, जिसे कहेंगे आवेश Q2 की स्थिति सदिश। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष कितना है, तो मैं बोल दूंगा भैया R12 है, और R21 की स्थिति सदिश अरे Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष क्या है, तो R21 हो जाएगी। ठीक है, मोटरिया चालू कर दा। ठीक, उसके बाद दोस्तों मेरे क्या होगा, यदि F12 है, F12 का मतलब है कि ये आवेश इस पर कितना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और इस आवेश पे ये कितना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। इसी के परिणाम को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं भैया, कहाँ पे गया, यहाँ तक हो गया। हाँ, यहाँ पे R12 कैप का मतलब हो गया कि R12 की दिशा में एकांक सदिश, मतलब इसकी दिशा में एक में कितना परिणाम और दिशा है, इसको हम कहेंगे R12 की दिशा में एकांक सदिश। और इसमें जो परिणाम लग रहा है वो हमारा F12 है, मतलब बल लग रहा है एक, इसको कहेंगे K Q1 Q2 अपन R²। और ये कौन सी दिशा में लग रहा है, R12 की दिशा में लग रहा है। इसका परिणाम और इसका परिणाम दोनों बराबर है, लेकिन परंतु विपरीत दिशा में है। अब विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि ये न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करेगा। जिस प्रकार हम गोली चलाते हैं दोस्तों मेरे, तो पीछे हम धक्का देते हैं, और जब नाव से हम लोग उतरते हैं तो नाव को भी पीछे धक्का देते हैं, तो दोनों में अपोजिट साइड का नियम लगता है। इसलिए ये न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, क्लियर एकदम। यहाँ पे मैं एकदम क्लियर करके लिख भी दिया हूँ कि एकांक सदिश R1 व R21 समान परिणाम है, परंतु विपरीत दिशा में। इसलिए इसके जो परिणाम भी होंगे, दोनों आवेश पर लगने वाले बल भी बराबर होंगे, परंतु विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, क्लियर। आप इसको दोस्त मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से पूरा नोट्स मिल जाएगा। आप वहाँ से एकदम खूब बाकायदे एकदम अच्छी तरीके से लिखिएगा, और उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको कभी भी ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण न भूले। ठीक है, और हमेशा के लिए ये याद हो जाए। ठीक, तो ऐसे ही आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद।